ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, ईरान की बात करेंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल और ज्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है। नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने सीज फायर को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है और साफ संकेत दे दिया कि युद्ध विराम स्थायी शांति नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स क्या आपको बताएं, उसके मुताबिक चीन के दबाव और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम को मंजूरी देने के बावजूद खामेनेई इससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया, ईरान अपनी किसी भी जायज मांग से पीछे नहीं हटने वाला है और सीज फायर को कमजोरी नहीं समझा जाए। उनके इस बयान ने क्षेत्रीय तनाव को और बड़ा कर दिया है। अब खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोलते हुए अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात भी रख दी है। साथ ही उन्होंने संकेत दे दिया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ईरान नई रणनीति अपनाता दिखेगा, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। अब पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद यह बयान शहबाज शरीफ को लेकर आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर सकता है, शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला माना जा रहा है। माना तो यह भी जा रहा है कि शांति वार्ता के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की साजिश है। मुनीर इसी बहाने अमेरिका से डॉलर कमाना चाहता है और पाकिस्तान को आतंकिस्तान वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा हुआ है। कहा तो यहां तक जा रहा दर्शकों कि पाकिस्तान सीज फायर की शर्तों में दो तरह की भाषा का इस्तेमाल कर खेल खेल रहा है। इसमें ईरान को कुछ और, अमेरिका को कुछ और जानकारी दिए जाने का आरोप लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर। विशेषज्ञों का मानना यह है कि ईरान का यह सख्त रुख बताता है कि सीज फायर सिर्फ रणनीतिक विराम है, स्थायी समाधान ये नहीं है। अब ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ये पूरी बात हमने आपको बताई, जानकारी दी कि आखिर पाकिस्तान की मध्यस्थता इसमें क्यों जरूरी दिखाई दे रही है। ऐसा पाकिस्तान की साजिश है क्योंकि आसिम मुनीर को ऐसा लग रहा है कि वो आतंकिस्तान की छवि से बाहर निकाल सकते हैं अपने देश को। अब चलिए आपको बताते हैं कि खबर क्या है। अब बता दें आपको, ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने सीज फायर पर सख्त रुख अपनाया है। युद्ध विराम को स्थायी शांति नहीं, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं एक बार। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने सीज फायर पर सख्त रुख अपनाया है। युद्ध विराम को स्थायी शांति नहीं, रणनीतिक विराम बताया। देखिए खबर यही है दर्शकों कि ये स्थायी शांति नहीं है। पाकिस्तान की धोखे और गद्दारी वाली छवि से ईरान अच्छे से वाकिफ है, परिचित है। जहां पाकिस्तान पर दोहरी भाषा से सीज फायर कराने का आरोप लगाया जा रहा है और ईरान भली भांति जानता है पाकिस्तान के सदस्य है। शांति वार्ता के पीछे मुनीर की रणनीति पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जहां चीन के दबाव और पाक मध्यस्थता पर नाराजगी के संकेत देखने को मिले हैं। कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। जायज मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, तेहरान का साफ संदेश है। ऐसा नहीं है कि सीज फायर से तेहरान बहुत खुश है। तेहरान ने कह दिया कि जायज मांगे हमारी पूरी करो, वरना हम शांति वार्ता नहीं चाहते। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नई रणनीति की तैयारी जी हां बन रही है। यह थी पूरी खबर जो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और अब पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है उस पर भी कुछ बात कर लेंगे। देखिए यहां पाकिस्तान के चरित्र में धोखा और गद्दारी है। ओसामा बिन लादेन, उसके बाद दुनिया के खूंखार आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन से कौन भली भांति परिचित नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। इसके साथ अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकियों को पालता है पाकिस्तान। अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकियों को पाकिस्तान पालता है, यही छवि इस देश की। आगे बढ़ते हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर का घर है पाकिस्तान। पहलगाम के दोषियों को दूध पिला रहा पाकिस्तान, और यही वजह है कि भारत ने सख्ती बरकरार रखी है पाकिस्तान के ऊपर। और जानकारी, ओसामा बिन लादेन पर पाक ने दिया धोखा, इसके साथ ही पाकिस्तान के चरित्र में ही धोखा और गद्दारी है। देखिए पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके रग रग में गद्दारी है, धोखेबाजी है, और केवल भारत ही नहीं परेशान है, दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान से परेशान हैं। तो ये पहले हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दी दर्शकों की खबर क्या है, और अब पाकिस्तान की गद्दारी और धोखे से ईरान भली भांति परिचित है। तो ये जो शो ऑफ की कोशिश हो रही है यहां पर मुनीर की, कह लीजिए शहबाज शरीफ की, वो डाउनफॉल होता नजर आ रहा है। अब देखिए ऐसे में दो चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस तरीके से इस्लामाबाद में जो बैठक है वो कितना कारगर साबित होगा। देखिए ईरान तो लगातार ये कह रहा है कि हमारी जो शर्तें हैं, अगर आपने शर्तों को नहीं माना तो हम सीज फायर का उल्लंघन जो आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम इस शांति वार्ता से खुश नहीं हैं। और एक और जानकारी,
अगर पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है तो आप समझ जाइए पाकिस्तान की इसमें यही चाल है कि जो तमाम कर्जे हैं, तमाम देशों के कर्जे हैं, इसके साथ सीपेक यानी कि जिस तरीके से यहां पर चाइना के साथ पाकिस्तान की विफलता रही है इस मोर्चे पर, सीपेक के मोर्चे पर, उसकी छवि को भी सुधारने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस मध्यस्थता के बीच। और यही वजह है कि अब दो पहलुओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। देखने वाली बात होगी मध्यस्थता के आखिर क्या परिणाम निकल कर आते हैं। आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है और इस्लामाबाद के जिस होटल में बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि वहां होटल के आसपास और होटल में सख्ती बरकरार की जा रही है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे खास पैनल में एयर कमोडोर संजीव मेहंदी रत्ता सर जुड़ चुके हैं, पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं, और प्रोफेसर करोड़ी सिंह सर वो भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकारी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, दोनों का। और सबसे पहला मेरा रुख होगा संजीव सर आपका। सर, आज इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है, पहले तो बताइए आपको ये बैठक कैसी लग रही है, और दूसरी बात ये भी बताइए दर्शकों को कि कितना कारगर साबित होगा। ईरान अड़ा हुआ है, 10 सूत्रीय मांगो आप पूरा करें, और नहीं करने वाले हैं तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले। सर जी, हम शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान इसे कैसे देख रहा है और पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। पाकिस्तान अपनी आवाम को बता रहा है कि ये उन्हें अल्लाह का दिया हुआ एक ऐसा मौका है, हाँ, जो किसी किसी को नसीब होता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया का वो युद्ध रुकवा रहे हैं और सब कुछ वही कर रहे हैं। जी सर। ऐसा उन्हें बताना पड़ रहा है अपनी जनता को। और इतना ज्यादा वहां सिक्योरिटी का इश्यूज है, 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त बहुत डिफिकल्ट माहौल से गुजर रहा है। उनके पास अफगान प्रॉब्लम है, उनके पास बलूच प्रॉब्लम है, उनके पास टेररिज्म, सब जो उन्होंने ही पनपा था वो सब दे हैव कम बैक टू रूस्ट, तो वो घर में ही आ गए हैं सब टेररिज्म। और ऑपोजिशन पार्टीज का पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत है। और इस तरह से जिस तरह से कुछ पिछले 2-3 दिनों में कुछ अनरेस्ट दिखाई दिए थे उनकी जनता में, और कुछ घेराबंदी वगैरह की गई थी काफी जगह, उन सबको एक यू कैन से कि एक सिविल वॉर को रोकने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो बताएं कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स पिछले कुछ दिनों में या महीनों में ये भी बोल चुके हैं कि हमें टेररिस्ट नेशन कहा जाता है, बनाया जाता है, मगर हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमने कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली एक्टिविटीज में पहले अपनी पॉलिसीज रखी हैं, लेकिन अमेरिका ने हमसे बहुत डर्टी वर्क करवाया है जी। और इसलिए हम इस स्थिति में हैं। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अभी इस पर्टिकुलर इशू में पाकिस्तान का क्या रोल है और लोग उन्हें किस तरह देख रहे हैं जी। जहां तक इजराइल का मामला है, इजराइल को तो वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं एज ए कंट्री, तो उनसे तो वो बात ही नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी इजराइल ने कह दिया है कि इजराइल और हजबुल्ला इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दीज टॉक्स। दूसरी बात, ईरान के साथ उनकी कुछ साल पहले लड़ाई भी हो चुकी है और मिसाइल्स भी चल चुकी हैं, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है ईरान और पाकिस्तान में भी, हालांकि उनका 900 किलोमीटर का जॉइंट बॉर्डर है। और इसी बॉर्डर के कारण पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो कभी भी इस लड़ाई में घसीटा जा सकता है अमेरिका द्वारा, और वो मना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि किसी तरह से टॉक्स कमजोर ना पड़े, क्योंकि उनका जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, उस हिसाब से तो आज भी टेक्निकली वो वॉर के अंदर हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ है। लेकिन फिलहाल अमेरिका उन्हें यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कल बात बढ़ती है तो अमेरिका उनके बूट्स ऑन ग्राउंड भी लेगा, उनका 900 किलोमीटर भी यूज करेगा, उनकी एयर स्पेस भी यूज करेगा। ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और अमेरिका इस वक्त सिर्फ एक टैक्टिकल एडवांटेज ले रहा है उनकी ज्योग्राफी की और उनकी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की। जी सर। अब आप बात करते हैं कि इस बातचीत में क्या हो रहा है। ईरान इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पहले तो उन्होंने साफ कह दिया कि आपका झुकाव अमेरिका की तरफ है, और अमेरिका भली भांति जानता था कि इजराइल और लेबनान को इसमें हम नहीं डाल रहे हैं पीस टॉक्स में, मगर फिर भी आपने हमें ट्वीट देकर कहा कि हिजबुल्लाह और लेबनान भी इसमें इन्वॉल्व है, पीस टॉक्स सबके लिए है और सीज फायर भी सबके लिए है। पहला इश्यू ये था। दूसरा, वो जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अपनी कुछ लोन्स क्लियर कराने के लिए, अपनी साख दुनिया में बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ना कि ईरान का
भला करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल और ठीक। आपके मास्टर्स चाइना हैं, जिनको आपको खुश करना है, ना कि ईरान। तो ये ट्रस्ट फैक्टर है जहां तक ईरान का मामला है। ठीक है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को फिलहाल हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नेबरिंग नेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नेशन है, और ईरान कम से कम वहां उनकी ईरान तक बात पहुंच सकती है। बातें अभी इस तरह से चल रही हैं कि ट्रंप ये भी नहीं चाहते हैं कि बातचीत टूट जाए, बल्कि उन्होंने ही ये ट्वीट देकर, उन्हें एक कॉपी देकर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ड्राफ्ट कर कर उन्हें दिया, जो कि वैसा का वैसा पोस्ट हो गया था विद ड्राफ्ट रिटन इन इट। तो सब जानते हैं कि इस तरह की बात हो रही है, और पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस वॉर को बहुत ज्यादा ना बढ़ाया जाए। ठीक है ना सर। बढ़ाए जाने का एक कारण ये है कि अगर ईरान को और ज्यादा बिना कैलिब्रेशन के अगर आप ध्वस्त करते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, तो आपके बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं छोटी, जिनमें अमेरिका का रोल है, उन सब के साथ भी वही होगा, और बहुत बड़ी रिफ्यूजी सिचुएशन भी आ जाएगी। ईरान के करीब 9 से 10 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधे रिफ्यूजी हो जाएंगे। 1 करोड़ के करीब अभी भी डिस्प्लेस्ड हैं। लेबनान में भी करीब 10 लाख के करीब लोग डिस्प्लेस्ड हैं। तो अगर चाहे अमेरिका तो वो कर सकता है, लेकिन अमेरिका सिर्फ डरा कर कि हम आपकी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे ताकि वो टेबल पर आ सके। लेकिन वो टेबल से उन्हें उठने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप हमारे जितने भी एसेट्स हैं, जैसे कतार में उनके एसेट्स हैं बैंक्स में, आप उन्हें भी एज अ जेस्चर आप उन्हें भी रिलीज कर दीजिए। और अभी अमेरिका का बयान आया कि हम उन्हें भी रिलीज कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए ताकि बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। ठीक है क्योंकि सर। अगर बातचीत खत्म हो जाती है तो यानी अमेरिका कि को बहुत जी मुश्किल जी ये जी। होगी कि उन्हें ना चाहते हुए भी इस लड़ाई को बहुत बढ़ाना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा हॉर्मुज को। बिल्कुल हॉर्मुज सर। को कंट्रोल करने के लिए उनकी उम्मीद थी कि वो उनके पूरे मिसाइल सिस्टम को, लॉन्चर्स को जो अंडरग्राउंड है, उन्हें भी खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया, उन्हें मालूम है कि हॉर्मुज को कंट्रोल करना ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल है। तो उनकी अपनी तकलीफ है और उनकी अपनी नेसेसिटीज भी हैं, और इंटरनल प्रेशर स्टेट का भी है। बिल्कुल जी। सही सर, संजीव सर, आप बिल्कुल ठीक बिंदुओं पर आपने बात की है। पहली आपने बात की कि ऑलरेडी पाकिस्तान वॉर के अंदर है। दूसरी आपने बात की कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा क्योंकि मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज भी इसको देख रही है। और तीसरी आपने बात की जिस तरीके से यहां पर जो समझौता है वो फेल नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान की भद पिटेगी। करोड़ी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, बात की जाए तो यहां पर आज जो है सबकी नजरें आज के मीटिंग्स पर टिकी हुई है कि क्या होगा आज। लेकिन पहले ही दुनिया वाकिफ है कि ईरान तो आधा बर्बाद हो ही चुका है, उसको कोई शक नहीं है कि अमेरिका आगे भी हमले करेगा, वो जानता है अमेरिका की चाल। लेकिन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या लगता है सर, अगर आज इस्लामाबाद में बैठक जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम क्या नए मोर्चे पर दोनों देशों के रिश्ते को देखेंगे, या फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में डल जाएगा? क्या आपकी जानकारी सर? देखिए सृष्टि, हम सक्सेसफुल किस रूप में माने वार्ता को? हाँ, अभी तक आप और हम चैनल पे करें मध्यस्थता नहीं है। पाकिस्तान एक सहायक है, पाकिस्तान ने स्टेज दिया है। क्योंकि मध्यस्थ का मतलब ये होता है कि जब दोनों पार्टी अपने अपनी मांग रखें जी, और मध्यस्थ है वो दोनों से कुछ कंसेशन देने की कह सके या दिलवा सके। अमेरिका और इजराइल दोनों से ही एक दूसरे को कंसेशन दिलवाने की स्थिति में पाकिस्तान आज नहीं है। पाकिस्तान ने अपना स्टेज दिया बातचीत के लिए, और वो स्टेज इस रूप में दिया कि लंबे समय से बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी। उसमें टर्की है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, और फिर इनके विदेश मंत्रियों की भी मीटिंग हुई। फिर पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं, चीन भी गए। चीन और पाकिस्तान ने 5 पॉइंट प्रोग्राम भी दिया कि, लेकिन वो तो एक सामान्य था कि भाई देशों के कैसे अधिकार हैं, देशों को कैसे रहना चाहिए। कोई खास बात नहीं थी, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं था ऐसा, वो लोकाचार वाली बात थी जी। तो अब जो पाकिस्तान ने स्टेज दिया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर हम बोलचाल में कहते हैं कि उम्मीदों से इंसान घायल भी होता है, तो अगर हम उम्मीद पाल लेंगे तो निराश होंगे। हम मान के चलेंगे आज शाम तक सब कुछ सही हो जाएगा, अमेरिका पूरी सेना उठा लेगा, ईरान भी शांत हो जाएगा, इस तरह का कुछ नहीं होने का है। फिर बातचीत इतनी होगी कि जो 3 दिन से थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में है, तो उसको एक परमानेंट सीज फायर के, परमानेंट का मतलब 14 दिन को आगे बढ़ाएं या 14 दिन तक सीज फायर को बनाए रखें, इस पे सहमति बन जाए। दूसरी
सहमति ये बन सकती है कि जो अलग अलग पॉइंट दोनों साइड से हैं और दोनों साइड के कोई डाउट हैं, उसको पाकिस्तान के थ्रू एक दूसरे को समझा दें, समझ विकसित हो जाए। जो 10 पॉइंट ईरान के हैं, 15 पॉइंट अमेरिका के हैं, तो दोनों एक दूसरे को समझ सकें और अंत में जो प्रस्ताव होगा ये होगा सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और अगली तारीख राउंड है वो इस डेट को या यहाँ होगा या ये कहेंगे कि बाद में डिसाइड करेंगे। तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तो इजराइल है। युद्ध तो शुरू ही इजराइल ने किया, ये अमेरिका ने ऑफिशियली एडमिट भी कर लिया। जब अमेरिका ने ये कहा अपने मित्र राष्ट्रों को, नेटो को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को कि आप मदद कीजिए, तो उन्होंने कहा हमारे से कंसल्ट किया था क्या? तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये तो प्लानिंग पूरा इजराइल का था, हमने तो फॉलो किया उसका। तो मेन जो पार्ट है वो तो इजराइल है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, आपने बिल्कुल ठीक किया। आप प्लीज अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि देखिए ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत तो इजराइल ने किया और इजराइल के अगर जिद्दीपन को हम देखें तो इतिहास है इजराइल का कि इजराइल ने जिससे भी युद्ध किया अंजाम तक पहुंचाया, और ये नेतन्याहू हैं। अगर कुछ मोर्चों पर ट्रंप नहीं मानेंगे तो नेतन्याहू इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। मेरी इस बात से क्या आप वाकिफ रखते हैं? और प्लीज अपनी बातों को आप आगे बढ़ाएं सर। देखिए सृष्टि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, ईरान को खत्म किए बगैर अमेरिका निकल जाए। बिल्कुल। और अमेरिका ने ये एहसास कर लिया कि वो ईरान में जीत नहीं सकता, असंभव है ईरान में जीतना, और पीछे हटना मुश्किल है क्योंकि वो इतने आगे बढ़ गए, लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए। तो अमेरिका के सामने संकट हो गया, जीतना असंभव है, पीछे हटना मुश्किल है। तो उन्होंने एक रास्ता सोचा कि अब बातचीत करें, सीज फायर करें और आगे से इजराइल को मनाने की कोशिश करें। और इसीलिए अमेरिका ने नेतन्याहू से कहा, भाई अगर बातचीत में ईरान का ये ऑब्जेक्शन है कि लेबनान भी सम्मिलित था, तो आप लेबनान में सीज फायर कीजिए। तो इजराइल ने कहा कि हम उसमें हिजबुल्लाह पे तो जारी रखेंगे, लेकिन लेबनान सरकार से बातचीत करेंगे। वो सोमवार की डेट उन्होंने दे दी है, तो उधर बातचीत शुरू हो रही है। लेकिन क्या देखिए, जो मेन समस्या है वो तो इजराइल की, पैलेस्टाइन की है। ये वार की समस्या से कुछ नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जैसे हार्मुज स्ट्रेट वाली समस्या हो गई है। ये पहले से नहीं थी, 28 फरवरी से पहले नहीं थी। हाँ। ये तो वार से निकली है। इसी तरह से ईरान कह रहा मुझे कंपनसेशन दो, हमारा इतना नुकसान किया वार में। तो ये तो वार से कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब बातचीत हो रही है, जो मेन डिमांड है वो तो जो वार के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन पे हो रही है कि उनको ठीक करे। जैसे हमारे यहाँ कई बार स्टूडेंट्स आंदोलन चलाते हैं तो कुछ केस बन जाते हैं उनपे, तो जो समझौता होता है, जो मेन डिमांड है वो तो पीछे रह जाते हैं और वो कहेंगे कि केस विड्रॉ करवा दो सर, बाकी ठीक है। तो उस तरह की स्थिति ये बनी हुई है। अभी बहुत लंबा चलेगा, अभी कोई समझौते की स्थिति में नहीं जाएंगे। और एक चीज जो मुझे स्पष्ट लगती है कि 28 तारीख को जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी, उस समय जब ईरान था, उससे अच्छी स्थिति में ईरान ज्यादा असर्टिव होके उभरा है। और जो ओमान की मध्यस्थता तो नहीं, ओमान फैसिलिटेट कर रहा था, जो फ्रेमवर्क बन गया था बात का वो काफी आगे बढ़ रहा था, समझौता होने की संभावना थी और इजराइल ने उस समय अटैक किया। तो इजराइल इस बातचीत को सैबोटाज करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका निकल गया तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। और इसीलिए अमेरिका निकलना भी नहीं चाहता। उसके अमेरिका की अपनी आंतरिक राजनीति, जियोनिस्ट लॉबी का प्रभाव और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का सबसे अच्छा साथी हो सकता है वो इजरायली ही हो सकता है। तो अमेरिका के अपने हित इतने गहरे हैं यहाँ पे कि वो इजराइल को छोड़ के, अकेले को छोड़ के नहीं जाएगा। और इजराइल ये नहीं चाहेगा कि ईरान को खत्म किए बगैर अमेरिका निकल जाए, और ईरान को खत्म अमेरिका कर नहीं सकता। तो अब अमेरिका को, ट्रंप को एक तरह का अकेलापन का एहसास हो रहा है। कोई दोस्त साथ नहीं आ रहा है, एशिया के देश भी साथ नहीं आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर राजनीति ऐसी हो गई वो भी साथ नहीं आ रहे हैं। और ट्रंप यहां तक अकेला महसूस कर रहे हैं कि 11-12 फरवरी को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस गए थे अमेरिका, उस समय जो प्रेजेंटेशन दिया
वो ट्रंप को जो तस्वीर दी कि हम तो ईरान को 1-2 दिन में खत्म कर देंगे, ये 4 स्टेज की प्लान है, लेकिन वो 4th स्टेज में कोलैप्स हो गई वो प्लान, इसलिए ईरान को कोलैप्स नहीं कर पाए, ईरान को खत्म नहीं कर पाए। तो ट्रंप उन पे भी नाराज है, अपनी टीम के साथियों पे भी नाराज है, और इसीलिए उन्होंने जेडी वेंस को आगे किया। जेडी वेंस इस वार के पक्ष में नहीं थे शुरू से, और हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है कि मैं ग्रेसफुली निकल जाऊं। ईरान ये चाहता है कि वार किसी भी हालत में खत्म हो, इसलिए ईरान ने भी हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है। इतने सीनियर लोग बातचीत में नहीं आए 2015 के बाद कभी भी। 2015 में थे वो जॉन कैरी, अमेरिका के विदेश मंत्री थे, वो आए थे, और जेसीपीओ एक समझौता हुआ था न्यूक्लियर मामले को लेके। तो दोनों ये चाहते हैं कि अमेरिका निकलना चाहता है, ईरान चाहता है वार खत्म हो। आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, सिलसिलेवार तरीके से, और यही वजह है कि मैं और सवाल कर ही नहीं पाई। आपने सबसे बेहतरीन इस बात को समझाया कि इजराइल इज द वन। दूसरे मोर्चों पर आपने ये समझाया कोई दोस्त नहीं बचा है। एक बार मैं संजीव सर के पास जाना चाहूंगी। सर, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उस पर यह सामने आ रहा है कि अमेरिका ने फ्रीज संपत्ति को बहाल करने की शर्तों पर हामी भर दी है। जरा बताइए सर, क्या लग रहा है, ईरान झुकेगा? एक जवाब आपका संजीव सर। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि उनकी जितनी भी फ्रोजन प्रॉपर्टी है, जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं, हाँ, उसमें जो अभी कतार में है, उसके लिए अमेरिका ने हामी भर दी है कि हम उसे भी रिलीज कर देंगे ताकि ये बातचीत चलती रहे। उन्हें कुछ बीच में थोड़ा सा कैरेट देना पड़ता है ताकि ये बातचीत एकदम बंद ना हो। हालांकि चाहते सब है कि ये बातचीत हो, मगर दिखाना ऐसा पड़ रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि हम बहुत ऊंचे पद पर हैं और हमें कुछ जरूरत नहीं है, हम आपके कारण बात कर रहे हैं। दोनों पार्टी इस तरह से दिखाना चाह रही हैं। आप देखेंगे पिछले 4 घंटे पहले तक से ट्रंप और यूएस के भी ऐलान इस तरह के आ रहे थे कि अगर बातचीत टूटती है तो हम पूरा अच्छी तरह से पूरा टेक ओवर भी कर लेंगे और पूरा ध्वस्त भी कर देंगे। तो उस तरह की बातचीत शुरू से अभी तक चलती आ रही है। जहां तक इजराइल का सवाल है और इस सीज फायर में हिजबुल्लाह का होना ना होना उसकी बात है, तो अमेरिका और इजराइल बहुत अच्छे से पहले से ही जानते थे कि उन्हें अभी 4-5 दिन और चाहिए हिजबुल्लाह को पूरा ध्वस्त करने के लिए, ताकि वो दोबारा फिलहाल ना उठ सके। क्योंकि ईरान के साथ उन्होंने जिस तरह से उनकी नेवी और एयरफोर्स को कम कर दिया, हालांकि उनकी मिसाइल पावर को पूरा खत्म नहीं कर पाए, इसी तरह से हिजबुल्लाह को भी करना है, जो कि आर्म्स सब उन्हें सीरिया से, ईरान के आर्म्स थ्रू सीरिया मिलते हैं, और वॉर ऑलमोस्ट सीरिया तक भी पहुंच गई है क्योंकि आर्म्स वहां से आते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वहां हैं। अब ये इजराइल को पहले से मालूम था, अमेरिका को पहले से मालूम था, मगर उन्होंने पाकिस्तान से कहलवाया कि ये नहीं कहलवाया कि ये अलग बात है और इजराइल इस सीज फायर में नहीं है, सिर्फ ईरान तक ही सीज फायर की बात है, इसीलिए ट्रस्ट फैक्टर और कम हो गया। मगर देखने वाली बात यह है कि इजराइल अपना एम जो 2-4 दिन में और अचीव कर लेगा, उसके बाद की डेट दी जाएगी या दी गई है कि हम उसके बाद बातचीत करेंगे। तब तक इजराइल अपना काम भी कर लेगा और ये वॉर हल्की चलती रहे या कम चलती रहे या बिल्कुल सिमर पे चलती रहे, ताकि बहुत ज्यादा नुकसान ना हो किसी का। बिल्कुल ठीक है। करोड़ी सर, एक अंतिम जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगी। अगर बात की जाए तो आप पाकिस्तान की मध्यस्थता को क्या मान रहे हैं? क्या ये सफल होगा या फिर विफल होगा? क्योंकि इधर तो अमेरिका और इजराइल की अपनी चाहत है, ईरान की अपनी चाहत है, क्या कर पाएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान की मध्यस्थता है नहीं, जो मैंने पहले भी कहा। हाँ। तो मध्यस्थ का अर्थ तो अलग होता है ना। मध्यस्थ का अर्थ तो जैसे मैंने बताया कि जो दोनों साइड की अपने अपने डिमांड हैं, उनमें दोनों साइड से एक दूसरे को कंसेशन दिलवा सके। पाकिस्तान बहुत माफी चाहूंगी सर, समय की कमी है, बहुत माफी चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव सर और करोड़ी सर, चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण दर्शकों के सामने साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।